हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बैंकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि युवा उद्यमियों को ऋण देने में किसी तरह की बाधा न आने दी जाए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं का लाभ युवाओं तक समय पर पहुंचना चाहिए। सरकार का मानना है कि छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने से रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रशासन को निर्देश दिए गए कि आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। और वहीं पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि असम से मणिपुर की उनकी उड़ान का टिकट अचानक रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये घटना उस समय हुई जब नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यात्रा व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे थे। खेड़ा के अनुसार उन्हें बिना पूर्व सूचना के यात्रा रद्द होने की जानकारी मिली, जिससे उन्हें असुविधा हुई। उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एयरलाइन की ओर से तकनीकी और सुरक्षा कारणों का हवाला दिए जाने की चर्चा सामने आ रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ओम बिरला ने बांग्लादेश में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह कार्यक्रम ढाका में आयोजित हुआ, जहां कई देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बताया गया कि इस समारोह में भारत की ओर से उच्च स्तर की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से सहयोग और साझेदारी के संबंध बने हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां हाईमास्ट पोल गिरने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब वाहन सड़क से गुजर रहा था और अचानक पोल गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने हादसे के कारणों का पता लगाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की बात कही है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर महादेव धाम में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। मंदिर परिसर में हाल ही में स्थापित 61 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा और विकसित भव्य घाट इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहे। तमसा नदी के तट पर स्थित इस धाम को आकर्षक प्रकाश व्यवस्था और सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए और बैरिकेडिंग के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था बनाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस विकास के बाद यह स्थल पूर्वांचल का प्रमुख धार्मिक केंद्र बनता जा रहा है। महाशिवरात्रि के इस आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को सशक्त किया, बल्कि क्षेत्र की पहचान को भी नई ऊंचाई दी है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में सीटू संगठन ने मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग उठाई है, जहां रविवार को श्रमिक सभा आयोजित की गई। सभा में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सभी श्रमिकों को प्रति माह कम से कम 30,000 रुपये वेतन, बोनस और भविष्य निधि की सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण मजदूरों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। संगठन का कहना है कि कई औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों को अभी भी तय मानकों के अनुसार भुगतान नहीं मिल रहा है। इस दौरान श्रमिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन तक आवाज पहुंचाने की बात कही। सभा के अंत में श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन तेज करने का संकेत भी दिया गया। देखिए दोस्तों, एक और बड़ी राजनीतिक हलचल लखनऊ में देखने को मिली, जहां अनीस अहमद फूल बाबू और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में इन नेताओं का स्वागत वरिष्ठ नेतृत्व की मौजूदगी में किया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहले बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनका यह कदम सियासी समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इन नेताओं के आने से उसके सामाजिक आधार को मजबूती मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए ये शामिल होना अहम संकेत देता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इससे नए गठजोड़ और समीकरण बनने की संभावना भी बढ़ गई है। और एक और बड़ा अपडेट उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से जुड़ा है, जिसमें औद्योगिक क्लस्टर और डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में बड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार का दावा है
कि इन परियोजनाओं से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बजट में तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है ताकि राज्य को निवेश का केंद्र बनाया जा सके। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से छोटे और मध्यम उद्यमों को भी नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि योजनाएं समयबद्ध तरीके से लागू हुईं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य रोजगार सृजन के साथ साथ औद्योगिक विकास को गति देना है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा सोमवार से शुरू हो गई है और सत्र के दौरान तीखी बहस होने के संकेत मिल रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विस्तृत बजट प्रस्ताव पर सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। विपक्ष ने कई योजनाओं पर सवाल उठाने की तैयारी की है और सरकार से जवाब मांगने की रणनीति बनाई है। सदन में शोर शराबे की संभावना के बीच अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से संयम बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री निर्धारित तिथि पर चर्चा का जवाब देंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये सत्र प्रदेश की नीतिगत दिशा तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और प्रशासन नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हो पा रहा। उनका कहना है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार जमीनी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने विभिन्न घटनाओं का हवाला देते हुए शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए। इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है और बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए इस साल रिकॉर्ड आवेदन सामने आए हैं। 2026-27 सत्र के पहले चरण में करीब 2,25,000 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया है। सरकार ने इस बार प्रवेश का लक्ष्य भी बढ़ाकर लगभग 5 लाख बच्चों तक पहुंचाने की योजना बनाई है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार आवेदन संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जिसका कारण ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाना और जागरूकता अभियान बताया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और वाराणसी जैसे जिलों से सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब दस्तावेज सत्यापन और कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रक्रिया के जरिए बच्चों को उनके नज़दीकी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। और वहीं एक और अहम फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार हल्के दोपहिया वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु 16 वर्ष करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य किशोरों को कानूनी रूप से वाहन चलाने का प्रशिक्षण देना और सड़क सुरक्षा को मजबूत करना है। वर्तमान व्यवस्था में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता, जिसके कारण कई किशोर बिना लाइसेंस वाहन चलाते पाए जाते हैं। प्रस्ताव के अनुसार 16 वर्ष की आयु में लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस देने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी गई है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग में नए अधिकारियों की नियुक्ति और सुरक्षा अभियानों को तेज करने की योजना भी बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से ट्रैफिक अनुशासन और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में महिला छात्रावास निर्माण को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जहां निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कामकाजी और पढ़ाई करने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास सुविधा देना है। सरकार के अनुसार इस पहल से लगभग 4,000 महिलाओं को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। छात्रावास निर्माण का काम कई जिलों में शुरू किया जा रहा है ताकि शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक महिलाओं की पहुंच आसान हो सके। राज्य सरकार पहले भी महिला सुरक्षा और शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चला चुकी है। प्रशासन का कहना है कि इस योजना से महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। और एक और बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने 38 देशों के साथ व्यापार समझौते कर निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि देश में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधारों की वजह से विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि इन समझौतों से निर्यात और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वैश्विक व्यापार सहयोग को तेज करने के लिए कई पहलें की हैं। प्रधानमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार लगातार नई नीतियां लागू कर रही है। देखिए दोस्तों, एक तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। फरवरी के मध्य में बदलते मौसम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बीते दिनों कई राज्यों में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखा गया था। मौसम विभाग ने किसानों को भी मौसम अपडेट पर नजर रखने को कहा है।
और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देखिए। रेलवे ने उत्तर प्रदेश जाने वाली कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला किया है। बताया गया है कि यह निर्णय मरम्मत और निर्माण कार्य के कारण लिया गया है। कई ट्रेनें 27 मार्च तक रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा योजना बदलनी पड़ सकती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। पिछले कुछ समय से अलग अलग रेल मार्गों पर आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि काम पूरा होने के बाद यात्रा सुविधाएं बेहतर होंगी। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति और पुलिस के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति पासपोर्ट रद्द होने से नाराज था